हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 3 साइंस की मेरे भाई। विज्ञान के हम लोग इससे पहले 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के चेकआउट कर लें, या फिर भैया आपके हो सकता है डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप उसे विजिट कर सकते हैं। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें वो सारे प्रश्न लिए हैं जो अभी तक पूछे गए हैं और जो आगे पूछे जाने की संभावना है। चलो भैया, अगर बात करें कार्य की, आप बोलोगे कार्य क्या होता है। अगर कोई वस्तु है, इस वस्तु में मैं कोई बल लगाता हूं और इसके मैं जब बल लगाऊंगा तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, यानी इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे कोई और स्थिति थी, यहाँ पे कोई और स्थिति हो जाएगी। मतलब किसी वस्तु में बल लगाने पे उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कार्य कहते हैं। जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई? बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया। यहाँ पे कोई गाड़ी रखी थी, खड़ी थी, मैंने इस गाड़ी को धक्का दिया, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पे आ गई। मैंने कहा जो तुम धक्का दे रहे हो ये किसकी सहायता से? अगर तुम्हारे अंदर बल ना हो, तुम एक निर्बल व्यक्ति हो, तो क्या तुम गाड़ी को धक्का दे पाओगे? बोलोगे बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा जब तुमने इसको धक्का दिया मतलब तुमने एक बल लगाया और तुम्हारे बल की वजह से ये वस्तु यहाँ से यहाँ पे आ गई, मतलब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पे आ गई, तो कुछ दूरी भी चली। तो बोलोगे भैया इसका मतलब है जो मैंने बल लगाया वो फोर्स यानी F था, और जो मेरी दूरी मेरे भाई हमने चली वो डिस्टेंस यानी D थी। तो अगर हमसे कोई पूछे कि हमने कितना कार्य किया, आप बोलोगे हमने कार्य किया है वर्क यानी W बराबर F गुणे D, F गुणे D यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। बात समझ में आई? फॉर्मूला भी समझ में आ गया आपको कैसे बना, और इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे कि बल द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही कार्य कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। बोलोगे बिल्कुल भैया। मैंने कहा अब एक बात को और जरा मेरे भाई बड़े ही प्यार से समझिएगा, एक बात को और भैया बड़े ही प्यार से समझिएगा। वो बात यहाँ पे ये हो जाएगी कि अगर मैंने बल को ऐसे लगाया था तब तो कोई बात नहीं थी। बाय द वे मैं बल को ऐसे लगा रहा होता, यहाँ पे कोई वस्तु रखी होती, ये एक रेप बनी होती मेरे भाई। क्या बनी होती? रेप या स्लाइडर होता, और मैं यहाँ पे किसी चीज़ को धक्का दे के ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ा रहा होता, तो ये भूमि के साथ एक कोण भी बनाती जिसको हम नाम दे सकते हैं थीटा। हाँ या ना? तो ये भूमि के साथ एक कोण भी बनाती। अब एक बात आप बताना भैया बड़े ध्यान से, मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को रटो मत, क्योंकि आपने में से बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को रट रखा है। जब बल विस्थापन के साथ में कोई कोण बनाता है तो हमने W बराबर जो F इंटू डी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, बस उसी में कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ थीटा का मान हम वही रख देंगे जिस दिशा में और जितने डिग्री के कोण के साथ में हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ अच्छा बल का मान सबसे कम न्यूनतम या शून्य कब होता है और बल का मान अधिकतम कब होता है? आप बोलोगे भैया हमें पता है। अगर वस्तु पर हम ऐसे बल लगाएंगे, देखो अब एक बात ध्यान से सुनना, कुछ लोग अपना दिमाग लगाएंगे भैया अगर ऐसा कोण बन जाए, यहाँ वस्तु रखें, अपने आप आ जाएगा अधिकतम मान, लेकिन उस समय तुम बल थोड़ी ना लगाओगे, ये तो अपने मन से लुढ़केगा। ये भी तो दिमाग लगाओ, ये तो अपने मन से लुढ़क जाएगा। फिर तुम्हें बल तब लगाना पड़ेगा जब तुम एक बिल्कुल सीधी ऐसी 0 डिग्री पे साथ में, ये क्या अपने साथ में 0 डिग्री कोण बना रहा है, एक सीधी रेखा है, यहाँ पे तुमने किसी वस्तु को रखा, तुम्हें हल्का से बल लगाना पड़ेगा। कम बल लगाओगे और ज़्यादा तुम्हारा मान आएगा, कार्य तुमसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने कहा अगर यही तुम्हें ऐसे उठा के चलना हो, मतलब एकदम सीधी रेखा है और यहाँ पे तुमको एक गेंद दे दी गई, बोला गया कि चलो इस दीवार पे गेंद को चढ़ाओ, और एक भारी गेंद है, तुमने यहाँ नीचे बैठे हाथ लगाया, तुमने पूरी ताकत से ऐसे उठा दिया, यहाँ पे लेके आए, जैसे तुम यहाँ से हटे बॉल फिर यहीं आ गई। तो जब तुम 90 डिग्री पे आते हो, यानी 90 डिग्री को ही हम बोलते हैं जब लंबवत काम करते हैं। क्या बोलते हैं भैया? जब लंबवत दिशा में कार्य करते हैं। लंबवत दिशा में होने का मतलब है जब 90 डिग्री कोण होता है, जब कोण 90 डिग्री होता है तब हमारा काम सबसे कम यानी शून्य होता है, और जब भैया हमारी डिग्री 0 होता है, यानी 0 डिग्री पे जब हम काम कर रहे होते हैं, 0 डिग्री पे हमसे काम सबसे अधिक होता है। यहाँ पे हम बल लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे, और अगर हमने इसको थोड़ा सा भी ऐसे ऊपर उठाया तो ताकत आपकी ज़्यादा लगने लगेगी। बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ भैया, इसका मतलब यही है कि एक सीधी रेखा पे गाड़ी को दौड़ाएंगे, बिल्कुल जो सीधी रेखा थी, धक्का दे रहे हैं गाड़ी को तो आराम से एक बार दे लेंगे। अगर वही हमें चढ़ाई पे देना पड़ जाए तो हमें ज़्यादा ताकत लगेगी, और अगर बिल्कुल भैया हमसे कोई बोले कि गाड़ी को धक्का दे के दीवार पे चढ़ा दो तो हम तो 0 ही काम कर पाएंगे। तो जब 90 डिग्री कोण बनेगा तो काम 0 कर पा रहे हैं, और जब 0 डिग्री बन रहा है तो काम सबसे अधिक कर पा रहे हैं। दोनों बातें एकदम क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बोलोगे बिल्कुल भैया क्लियर हो गई। अब आगे बताइए, आगे देखना।
बात करेंगे हम बल के मात्रक की। बल का मात्रक MKS में आपसे पूछा जा चुका है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। और 1 जूल का मान होता है मेरे भाई 1 मीटर गुणे 1 न्यूटन। कैसे भैया? हमने पढ़ा W = F × D। W मेरा काम है, अगर हमने इसको 1 जूल लिख दिया तो आप बोलोगे बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यानी 1 न्यूटन को अगर हम 1 न्यूटन बल के साथ अगर हम किसी वस्तु को 1 मीटर तक लेके चले गए, 1 न्यूटन के साथ किसी वस्तु को 1 मीटर तक लेके चले गए, तो ये 1 गुणे 1 यानी 1, ये 1 जूल काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 जूल काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई आराम से। यानी अब बल का जो कार्य का काम था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, कार्य का काम पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्जा की। अभी हमने आपको बताया कार्य क्या होता था। आप बोलोगे किसी काम करने के लिए जो हमें पावर चाहिए होती है। मैंने कहा अगर तुम्हें कोई काम करना है और तुम एकदम लेजी इंसान हो तो तुम काम को कर ही नहीं पाओगे। तुम जब एक एक्टिव इंसान हो तो तुम्हारे अंदर एनर्जी भरी होगी, तब तुम किसी भी काम को कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे भैया? आपका सिंपल सा मानना है कि अगर कोई हमको काम करना है, इस काम को करने के लिए जो हमें क्षमता चाहिए, जो हमें पावर चाहिए, हम इसी को ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो किसी कार्य करने की जो क्षमता है वही ऊर्जा कहलाती है भैया, और इसका मात्रक जूल होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें आपके में ऊर्जा कौन सी आपको ज़्यादा पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट बात करती है। ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं, पर आपको कौन सी ज़्यादा पढ़नी है और आपकी किस ऊर्जा से क्वेश्चन बनते हैं, इन बातों को ध्यान से सुनना। आप बोलोगे भैया हमारे में सबसे ज़्यादा बनता है यांत्रिक ऊर्जा से क्वेश्चन। किन से बनता है? यांत्रिक ऊर्जा से। यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक कारणों से उत्पन्न ऊर्जा के मेरे भाई कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा 2 तरीके की है जो आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछी गई है। एक तो गतिज और दूसरी स्थितिज। अब बात करें गतिज की तो इसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, बात करें स्थितिज की तो इसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सुनिएगा। अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, और बात करें स्थितिज ऊर्जा की तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, गतिज की वजह से और स्थितिज की वजह से। एग्जाम्पल से समझना, अगर मैंने किसी गेंद को यहाँ से उठाया, देखिएगा गेंद ये थी, गेंद उठाई आपने इस गेंद को ये फेंका, ये जा रही है गेंद और गेंद यहाँ पे आई। ठीक है, या फिर एक काम करो, अगर तुम इसे बिल्कुल सीधा फेंकोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तुमने कहा भैया गेंद को यहाँ से उठाया था, हमने अपनी पूरी ताकत लगा के इसको ऐसे ऊपर फेंक दिया यहाँ पे। आपको एक समय के लिए ये महसूस होगा कि गेंद पहले ऊपर गई स्पीड से, ऊपर जाते समय इसमें एक स्पीड थी, फिर नीचे आते टाइम भी इसमें एक स्पीड होगी, लेकिन थोड़ी सेकंड के लिए 1.00000 सेकंड के लिए यहाँ पे ऐसा महसूस होगा, थोड़ी देर के लिए पहले रुकी फिर वापस आना स्टार्ट हुई, नीचे से ऊपर गई बिल्कुल स्पीड से, यहाँ पे महसूस होगा थोड़ी देर के लिए रुकी थी, कुछ पॉइंट mm के लिए, सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए यहाँ पे रुकी थी। आपको फील भी होगा कि यहाँ पे गई फिर यहाँ एकदम स्लो हो गई, फिर यहाँ पे रुकी फिर वापस आने लगी। तो ध्यान से सुनना, जब किसी गेंद को हमने नीचे से भैया ऊपर फेंका था उस समय उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा नहीं थी, गतिज ऊर्जा थी। लेकिन ऊपर जाते समय उच्चतम ऊंचाई पर, एक हाइट जो थी हाईएस्ट पीक पर, उच्चतम स्थिति पे, वह थोड़ी देर के लिए स्थितिज ऊर्जा में आती है और वहाँ से दोबारा से वो किस ऊर्जा में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो गति के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो मेरे भाई ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, और स्थिति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे बिल्कुल आ गई, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो गतिज ऊर्जा भैया क्या होती है? याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा K = काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 m/v² होती है। यहाँ पे m का मतलब होता है उसका द्रव्यमान, मतलब कितने किलो की चीज़ है वो, द्रव्यमान मतलब वो चीज़ जो है वो कितने केजी की है, और v का मतलब, ये v लिखा है ठीक है, v², v का मतलब होती है उसकी वेलोसिटी यानी उसका वेग क्या है, उसे फेंकने की स्पीड क्या है। ये 2 बातों पे वो चीज़ें मेरी डिपेंड करती हैं। अब सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, बड़ा प्यारा प्रश्न एक भाई से पूछा गया था। पहले तो हम लोग इस पे बात करेंगे, अब गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला K = 1/2 m/v² है, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। बात समझ में आई? अब सुनिएगा, आपसे प्रश्न ये पूछा गया कि एक कार है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे एक बस है
ये भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। आपसे पूछा गया कि बताओ इन दोनों में किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है। एक इंसान यहाँ पे उठेगा, बोलेगा भैया कार तो चाहे जितनी तेज चला लो, बस तो भैया एक लिमिटेड स्पीड है। मैं उनको बताऊं कि एक बात ध्यान से सुनना, दोनों ही 70 पे चल रही हैं भैया, इसे 75 नहीं करना है, दोनों ही 70 पे चल रही हैं। अब आप करो फॉर्मूला, क्या हमने ये कोई भंडारा करने के लिए रखा है, इनका कुछ प्रयोग ही होगा ना। आप बोलोगे भैया के बराबर मतलब गतिज ऊर्जा बराबर 1/2। हमने कहा जो कार होगी वो कम वजन की होगी और गुणे उनका वेग जो है वो तो दोनों के लिए सेम है। ये हो गए भाई कार के लिए। हमने कहा बस के लिए बोलोगे भैया बस जो है उसका वजन तो भैया m तो ज़्यादा होगा और भैया जो उसका वजन ज़्यादा है लेकिन उसकी स्पीड ये भी सेम है। तो मैंने कहा स्पीड तो दोनों के लिए सेम है, मतलब इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। स्पीड को थोड़ी देर के लिए गायब भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए सेम है। अब हमें ये देखना है कि बताओ जरा m किसके पास ज़्यादा है। आप बोलोगे भैया m यहाँ पे बस के पास ज़्यादा है वजन और कार के पास कम है। तो भैया जिसका वेग ज़्यादा होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, वही अधिक गतिज ऊर्जा उत्पन्न करेगी। मतलब आंसर इसका बस आएगा। दिमाग तुम्हारा खुला कि नहीं खुला, जल्दी से बताओ। अब अगर मैं तुमसे कहूँ एक हवाई जहाज़ और एक बस रोड पे दौड़ रही तो किसका ज़्यादा होगा गतिज ऊर्जा, हवाई जहाज़ की ज़्यादा होगी। ये बातें क्लियर हो गई एकदम, बात समझ में आ गई। पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर अब दे लोगे कि नहीं दे लोगे, बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी की। बड़ी ही प्यारी ऊर्जा है मेरे भाई, इनसे भी बात कर लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिति की वजह से उत्पन्न एक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब ये कितने प्रकार की होती है भी देख लो भैया। एक तो होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण वाली, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। इनके नाम आपको भैया याद रखने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सुनिएगा, ये होता है U या फिर इसी को हम बोलते हैं PE यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू M इंटू G इंटू H। M यहाँ पे क्या है, M यहाँ पे वही भैया द्रव्यमान है। G यहाँ पे क्या है, G यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण हो गया और H यहाँ पे क्या हो गया, H यहाँ पे ऊंचाई होगी, ठीक है। तो किसी अगर गेंद को मैंने भैया ऐसे फेंका ऊंचाई पे, पूछा उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो हमें बता दो ये गेंद कितने ग्राम की है। एक तो ये बता दो कितने किलोग्राम की है, कितने ग्राम की है। दूसरा हमें ये बता दो कि ये कितनी ऊंचाई पे फेंकी गई है। और तीसरी जो G है वो हमें पता है कि G का मान 9.8 या अप्रॉक्स 10 ही हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड में। भाई हम इसका मान ले लेते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं, आगे बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, पूछे ही जाते हैं, ध्यान से सुनना। आपसे पूछा जाता है कार्य जो है वो किस प्रकार की राशि है। कार्य जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। कैसी होती है, अदिश राशि। अदिश राशि उन राशियों को कहते हैं जिन राशियों के लिए हमें दिशा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, हमें दिशा की काम की जरूरत एकदम नहीं पड़ने वाली है। अगर हम बल की बात करें, बोलोगे बल भैया एक सदिश राशि है और ऊर्जा जो है ऊर्जा भी भैया एक अदिश राशि है। अगर हमसे कोई बोले कि भैया काम करना है तो हम उससे ये थोड़ी ना पूछते हैं कि किस दिशा में काम करना है। क्या उत्तर दिशा में, अगर हमसे कोई बोले कि उत्तर दिशा में तुम्हें एक गेंद फेंकनी है, फिर बोले कि दक्षिण दिशा में तुम्हें एक गेंद फेंकनी है, फिर बोले कि पूर्व दिशा में तुम्हें, कोई फर्क पड़ेगा? कोई आप बताओ कि 1% भी फर्क पड़ रहा हो? कोई फर्क नहीं भैया पड़ रहा। सिंपल सी बात, फेंक देंगे उठा के। हमने कहा कि ऊर्जा उत्पन्न होगी, भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल हमें डिपेंड करता है कि हमें किस दिशा में। अगर हमसे बोला जाए बल ऊपर की दिशा में लगाओ, ताकत ज़्यादा लगेगी। हमसे बोला जाए 60 डिग्री पे लगाओ, तिरछा लगाओ, इससे तो ज़्यादा ताकत लगेगी। हमने कहा भैया सामने लगा दो तो थोड़ी कम ताकत लगेगी। तो हमें बल में तो ये है कि बल लगाने की दिशा पता होनी चाहिए। खड़े हो गए दीवार को धकिया रहे हैं, दीवार पे बल लगा रहे, कोई फर्क है उससे? कोई फायदा हुआ उससे? बताओ जरा। तुमसे बोला गया कि बल लगाओ, तुमने कहा भैया कहाँ बल लगा दें, ऐसा थोड़ी कहीं भी लगा दो, वो छत उठा दो थोड़ी कोई मतलब कोई सेंस है इस बात का? ऐसी बात है। तो आपको याद रखना बल एक सदिश है और ऊर्जा और कार्य एक अदिश है। बात क्लियर, समझ में आ गई? हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। आगे बढ़ जाओ। अन्य महत्वपूर्ण ऊर्जाओं के बारे में भी भैया ध्यान से सुनना।
बहुत सारी महत्वपूर्ण ऊर्जाएं अन्य भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैंने कहा देखो पहले नंबर पे यांत्रिक ऊर्जा जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दो तरीके की होती है, एक तो गतिज और एक स्थितिज। अब सुनना, डायनमो एक ऐसा यंत्र होता है, डायनमो एक ऐसा यंत्र होता है जो आपके गाड़ियों में लगा होता है। और ये करता क्या है, डायनमो का काम होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को तो ले लेता है अपने अंदर, यांत्रिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। तो भैया इलेक्ट्रिक करंट में बदल देता है मोटर व्हीकल करंट को, ठीक है। तो मैकेनिकल करंट उठाएगा और उसे इलेक्ट्रिक करंट में बदल देगा, ठीक है, समझ गए। तो अगर बोला जाए कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम कौन करता है, आप बोलोगे ये डायनमो का काम है, यांत्रिक ऊर्जा को उठाएगा और विद्युत ऊर्जा बना देगा, ठीक है ना। बोलोगे ठीक भैया। हमने कहा जरा रासायनिक ऊर्जा के बारे में भैया बताओ, कुछ जानते हो क्या। आप बोलोगे भैया रासायनिक मतलब रसायन, ठीक है। रसायन का मतलब भैया लिथियम आयन बैटरी हमने एक सुनी है। भैया लिथियम क्या होता है, लिथियम तो एक एलिमेंट हो गया भैया। लिथियम किस में पढ़ा जाता है, लिथियम तो भैया हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री मतलब क्या है, रसायन। यानी अगर एक रसायन से हम गाड़ी चला देते हैं, उसको इलेक्ट्रिक बना देते हैं, तो ये एक किस तरीके का यंत्र हुआ। आप बोलोगे भैया बैटरी एक ऐसा कारक हो गया, ऐसा स्रोत हो गया जो कि हमारी रासायनिक ऊर्जा को उठाता है और विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हमने कहा अच्छा, तो कोलों बैटरी से भैया क्या हम घर की एसी वेसी भी चला देंगे। हमने कहा भाई बड़ी बड़ी बैटरीज लाओ, चलाओ। तुम टीवी चलाते हो, बैटरी घर के इन्वर्टर में क्या लगती है, बैटरी, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या होता है, वो लिथियम भरा होता है। लिथियम क्या है, लिथियम एक तरीके का केमिकल है। तो रासायनिक चीज से हम क्या बना रहे हैं, विद्युत। तो ये हमारी लिथियम या बैटरी क्या हो जाएगी, एक एग्जाम्पल हो जाएगा जो कि हमारे एक रसायन को क्या बना देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगले नंबर पे अगर हम बात करते हैं ताप ऊर्जा के बारे में, किसके बारे में, ताप ऊर्जा। आप बोलोगे भैया ताप ऊर्जा का मतलब क्या हो गया। मैं कह दूंगा बड़ा सिंपल सा मतलब है भाई, ताप का मतलब हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब हो गया भाप। भाप मैंने कहोगे तो ताप ही मानोगे, तो टेम्परेचर है उससे। हमने कहा भैया आप ध्यान से सुनो, भाप वाला इंजन देखा, ऊष्मा वाला इंजन, पर हो गई बात भैया, ऊष्मा इंजन से हम गाड़ी चला रहे हैं, यांत्रिक बदले दे रहे हैं उसको। बड़ा ही मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है भैया ये, समझिएगा। आगे मैंने कहा प्रकाश ऊर्जा। बोलोगे भैया प्रकाश ऊर्जा कैसे बना सकते हो। हमने कहा बताओ, घर की जो एलईडी होती है, तुम उसके अंदर लाइट देते हो क्या, नहीं, लाइट नहीं होती है वो, हम उसमें करंट देते हैं। क्या देते हैं, करंट। जैसे ही हम विद्युत बल्ब में करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वो उस इलेक्ट्रिसिटी को किस में बदल देगा, प्रकाश में। तो हमने देखा क्या, हमने ये देखा कि प्रकाश के लिए भैया अगर हम बात करें तो जो एलईडी होती है, जो बल्ब होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा लेता है और प्रकाश ऊर्जा बना देता है। हाँ या ना, बढ़िया तरीके से बात समझ में आई। बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ जाती है। मैंने कहा ध्वनि ऊर्जा के लिए भैया क्या लिख दोगे, ध्वनि ऊर्जा के लिए भैया हम लिख देंगे, एक तो हो जाएगा ध्वनि विद्युत ट्रांसड्यूसर, और दूसरे नंबर पर अगर माइक की बात करें, माइक क्या होता है भाई, माइक भी तो देखो तुम, माइक में हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारी तो ध्वनि ऊर्जा ही लग रही है और उसका हमें आउटपुट भी वो दे रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, माइक हो गया। आगे आप बोलो भैया विद्युत ऊर्जा के लिए अगर हम बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में विद्युत मोटर देख लो। विद्युत मोटर में आप दे इलेक्ट्रिसिटी रहे होते हो, लेकिन वो चला का गाड़ी चला दे तो वो एक मैकेनिकल बन जाएगा। यानी हमसे कहने का मतलब ये कि हम किसी चीज़ में विद्युत दे करके हो सकता है उससे यांत्रिकी निकाल लें। विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर रहा है, देखो जरा, विद्युत ऊर्जा ली और दी क्या हमें, यांत्रिक ऊर्जा। किसने, विद्युत मोटर ने। हमने तो दिया था बत्ती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को उसने क्या कर दिया, पंखा चला दिया। पंखा क्या है, एक मैकेनिकल दिख रहा है देखने में, मैकेनिकल काम है ना वो, तो गियर एयर लगा के चला देना। गाड़ी जैसे चलती है, ई रिक्शा वगैरह, ये अपने स्कूटी वगैरह देखो, तो भैया ये एक तरीके से हम उसको बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं कि ये लो इलेक्ट्रिक, और वो क्या करता है भैया, गाड़ी चला देता है। तो ये तो एक यांत्रिक हो गया। तो मैकेनिकल में चेंज कर देता है इलेक्ट्रिक को मेरे भाई विद्युत मोटर। आगे अगर हम बात करते हैं आवेशी ऊर्जा, आपको देख लेना है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा, जैसे परमाणु रिएक्टर हो गया। आगे अगर हम बात करें सौर ऊर्जा, तो सोलर रिएक्टर। सर मैंने बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है मेरे भाई। सोलर सेल क्या करता है, सूरज के प्रकाश पड़ने से हमें इलेक्ट्रिक दे देता है। तो ये सारे चेंजमेंट वाले हैं, आपको नाम याद रखने हैं कौन कौन से तरीके की ऊर्जा हैं। 5 से 6 तो आपको कम से कम याद ही होने चाहिए। चलो भैया, अगर हमसे पूछे कोई ऊर्जा का अपव्यय क्या है, हम कह रहे भाई ऊर्जा का अपव्यय का मतलब ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊर्जा से ही चल रही हैं, सारे के सारे अपव्यय ही तो हैं। हम उनका प्रयोग करेंगे, कभी कभी दुरुपयोग भी करेंगे,
अपव्यय मतलब क्या है, उसका कभी कभी विकार हो जाना, दुरुपयोग कर देना। तो भैया क्या हम घर की इलेक्ट्रिसिटी का कभी दुरुपयोग करते हैं? हम तो कभी नहीं भैया करते। देखना जरा करते हो कि नहीं। भैया मानव जीवन में ऊर्जा जो है वो अत्यंत उपयोगी है, सबको पता है। हमने कहा चाहे मकान में ले लो, चाहे रेल की बात करो, चाहे सड़क की बात करो, चाहे परिवहन की बात करो, तुम चाहे संचार की बात करो, हर जगह ऊर्जा का ही प्रयोग किया जा रहा है, हर जगह ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अब ऊर्जा का उपयोग कभी कभी आवश्यकता से अधिक भी किया जाता है, इसी को हम ऊर्जा का दुरुपयोग या फिजूल खर्ची के नाम से जानते हैं, और यही हमारा ऊर्जा का अपव्यय कहलाता है। कभी कभी ऊर्जा का प्रयोग हम औकात बाहर भी करते हैं। जैसे आपने देखा घर का चार्जर होता है, चार्जर आपने लगाया, फ़ोन लगा था चार्जर से, फ़ोन निकाल लिया, चार्जर चल रहा है। अब आपके माइंड में क्या आएगा? अब कितना ही खाएगा भैया, जरा सा तो खाता है। जरा सा से मतलब नहीं होता है, वो आपका 2 यूनिट भी अगर बढ़ा देता है तो वो 2 यूनिट भी फ्री का चला गया। ऊर्जा का अपव्यय वो छोटी से छोटे विकार को भी हम बोलेंगे जो हमारे लिए हो सकता है कोई चेंजमेंट ना इतने से पड़े, कोई फर्क ना पड़े, लेकिन वो ऊर्जा का अपव्यय की परिभाषा के अंतर्गत ही परिभाषित किया जाएगा, वह ऊर्जा का अपव्यय ही बोला जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। इसका मतलब अगर किसी ऊर्जा का हम लोग कभी कभी आवश्यकता के बाहर प्रयोग करें, अधिक प्रयोग करें, यानी अगर हम उसका अनुप्रयोग या फिजूल खर्ची या दुरुपयोग करते हैं तो उसे ही हम ऊर्जा का अपव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख ही लोगे भैया, कभी कभी हम कैसे कैसे ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं, हर तरीके की ऊर्जा इसमें आती है, तो सारी ऊर्जाओं का प्रयोग इसमें हमें लिखना होता है। बात समझ में आ गया? चलो भैया इम्पॉर्टेंट में देख लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इसे जरूर लिख लेना कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या होता है। तुम कहीं पे कोई चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हो, दूसरी तरफ उसका संरक्षण भी ना बताएं हम। सुनो, यहाँ पे आपसे बोला गया कि ऊर्जा एक ऐसा प्रकार का भैया कारक मान सकते हैं कि ऊर्जा ना तो हम उत्पन्न करते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। ये हमें याद रखना। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमसे क्या बोलता है कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पत्ति कर सकते हैं, ना तो ऊर्जा को हम बना सकते हैं, और ना ही हम ऊर्जा को मेरे भाई नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा सिर्फ क्या करती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। भैया इसका मतलब क्या है समझना। अब बताओ जरा, जो बैटरी थी उसके लिए आपने लिथियम का प्रयोग किया। लिथियम का घर पे बनाया था? नहीं बनाया था ना, तो खुद से तो तुमने बनाया नहीं है वो, तो तुमने भैया बैटरी में लिथियम लगाया। अब बैटरी से तुमने घर के लाइटें जला ली, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो तुमने बनाई है, तो ये तुमने बनाई है क्या? ये तुमने इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न कर दी है? नहीं, उत्पन्न नहीं की है भैया। तुमने एक रासायनिक ऊर्जा को, जो पहले लिथियम था, उसे अब इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत में बदला है केवल। इस बात को तुम्हें समझना है कि हम हमेशा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ना कि हम उसे कभी बना सकते हैं या फिर हम उसे कभी नष्ट कर सकते हैं। ये 2 बातें आपको याद रखनी कि ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कोई पूछे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, आपको यही बता देना है, और बिल्कुल भैया सही डेफिनेशन है। बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। हमें हमेशा ये बताना है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम मिटा सकते हैं, मतलब नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप डायनमो लिख देना, बैटरी लिख देना, कई चीज़ें आप लिख सकते हो कि जिस प्रकार आप लिख दो कि भैया डायनमो है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आप लिखो कि विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। आप बोलोगे भैया एलईडी बल्ब हो गया, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो ये सारी चीज़ें भैया हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। समझने के लिए अगर हम बात करें तो देखना भैया, हम ये बताने वाले थे यहाँ पे, सॉरी ये देखिए उल्टा हो गया भैया। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का यहाँ कॉन्सेप्ट है, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि अगर हम किसी गेंद को यहाँ से फेंकेंगे तो स्थितिज थी, और उसके बाद अभी देखना यहाँ पे ये क्या हो गई भैया, ये गतिज हो गई। अधिकतम ऊंचाई पे फिर ये स्थितिज हो गई, और नीचे से आके मेरे भाई फिर ये गतिज हो गई। तो जब यहाँ रखी थी वस्तु तब ये स्थितिज थी, जब हमने इसको फेंका तो ये गतिज में आई। फिर भैया यहाँ पे ये स्थिति जो थोड़ी देर के लिए कुछ 0.0 सेकंड के लिए, और फिर यहाँ से क्या हो गई, गतिज में बदल गई। तो ऊर्जा हमने सिर्फ क्या की है, स्थिति से गतिज खुद ही की है, परिवर्तन किया है, बनाया नहीं है। गतिज ऊर्जा हमने नहीं बनाई है, स्थितिज ऊर्जा थी, जैसे हमने उसे फेंका तो वो स्थितिज से गतिज हुई है। ना कि हम ये बोलेंगे कि वो जीरो से गतिज बन गई ना, स्थितिज थी पहले, फिर वो गतिज में बदली, फिर गतिज में ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए स्थितिज हुई, और जब वापस गिरी तो फिर से वो गतिज हो गई, और फिर से जब वो लुढ़क लुढ़क के एक जगह रुक जाएगी फिर से वो स्थितिज हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ऊर्जा का हम सिर्फ क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण करते हैं, ना कि बनाते हैं। चलेगा,
अगला इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा है कि आपसे पूछे जा सकते हैं कुछ बदलने वाले यंत्र। जैसे आपसे पूछ सकता है कि डायनेमो भैया, तो देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर की बात करोगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं सौर सेल की। भैया सौर ऊर्जा आपसे पूछी जाती है। सौर ऊर्जा का मतलब जैसे सोलर ले लो, सोलर क्या करता है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो सोलर सेल की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो आप ऐसे लिख दोगे। बात की जाए सोलर या सौर कुकर के बारे में। सोलर कुकर क्या होता है, याद रखिएगा, इसमें एक बक्सा के तरीके आकृति का एक बक्सा लिया जाता है, चौकोर आकृति का, जिसके अंदर हम काला पेंट कर देते हैं। इसके ऊपरी सतह पर एक कांच की, या जो मैं बोल रहा हूँ आप ये लिख सकते हो। अगर रूप से डेफिनेशन पूछ ली जाती है, आप ये चीज़ लिखोगे भैया जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचो कि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। चित्र से डेफिनेशन कैसे बनानी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसे लिखने के लिए आपको आधा से एक पेज भी आप भर सकते हो, लेकिन कैसे वो समझना। फिर से देखो, आप समझ नहीं पाए, आपको लगा मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको लिखोगे कैसे। आप लिखोगे भैया सोलर या सौर कुकर में एक बक्सा लेते हैं, उस बक्से के आंतरिक भाग को काले रंग से रंग देते हैं, जो कि रंगा हुआ है। इसमें देखो नीचे लिखा भी होगा मैंने कि देखो काला पेंट किया गया है। ठीक है, तो आप बोलोगे इसके आंतरिक भाग को काले रंग से रंग लेते हैं। रंगने के बाद इसके ऊपर क्या कर देते हैं भाई, इसमें दो बर्तन रख देते हैं, एक या दो जो भी रखना। इसके अंदर बर्तन रख दिया जाता है। बर्तन रखने के बाद इसके ऊपरी सतह पर ऊपर पे क्या लगा देते हैं, हम एक कांच का ढक्कन लगा देते हैं, और इसी के साथ में कांच के ढक्कन से मिलता हुआ एक समतल दर्पण परावर्तक पृष्ठ भी लगा दिया जाता है। अब इसके बाद भैया क्या होता है, क्या लिखोगे भैया, जिससे सूर्य से आने वाली सौर किरणें उस परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं और परावर्तन होकर के उस कांच के शीशे से होते हुए कहाँ जाती हैं भैया, बक्से के अंदर जाती हैं, जहां पर रखे हुए बर्तन में सामग्री जो रखी होती है वह पकती है या गर्म होती है। ठीक है, इतना लिख लोगे ना भैया, बोलोगे हाँ लिख लेंगे। और इस प्रक्रिया को ही सौर या सोलर कुकर प्रक्रिया कहा जाता है। बेहतरीन तरीके से बात समझ में आई। किसी तरीके का कोई रटने का काम नहीं है मेरे भाई। ये क्या होता है भैया, ये होता है सौर जल ऊष्मक, यानी ये क्या करता है, सूर्य से पानी गर्म कर देता है सूर्य की ओर रोशनी से। ठीक है, कैसे करता है देखना। इसमें भी भैया हम क्या करेंगे, एक टंकी नुमा आकृति का ये क्या बोल सकते हो बर्तन लेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके निचले सिरे पर हम लोग ठंडा पानी प्रवाहित करते हैं। उससे लगी हुई एक तांबे की नली जो सौर ऊर्जा के ऊष्मक से होती हुई दूसरे सिरे पर उसी टंकी से जुड़ी होती है। इस टंकी में हम ठंडा पानी करेंगे, वह होकर के कहाँ से, इसी नली से, तांबे की नली से होकर सौर ऊर्जा ऊष्मक से गर्म होकर के टोटी की सहायता से या नीचे लगे हुए नल की सहायता से हमें प्राप्त हो जाता है। जो बातें आपको दिख रही हैं उन बातों को आपको लिख देना है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। अपनी तरफ से रिवीजन करते रहो, रटते ना रहना कभी भी भैया, समझना ही है सब कुछ। कुछ भी तुमने रटने की कोशिश की तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ लोगे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा मन रटने वाले बंदे हो या फिर समझने वाले बंदे हो। चलो यहाँ पे पता है ऊर्जा के स्रोत की बात आपसे की जाए तो ऊर्जा के कई सारे स्रोत हैं। एक तो सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, नाभिकीय ऊर्जा हो गई और ज्वारीय ऊर्जा हो गई। ये इनके नाम है, तो इन नाम भी आप याद कर लीजिएगा। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। पवन ऊर्जा का प्रयोग भैया देखो, ये तो तुम स्वयं लिख सकते हो पवन ऊर्जा का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं। ठीक है, ये स्वयं से आप लिख सकते हैं कि पवन ऊर्जा, पवन चक्की आपने देखी है, उसका यूज हम किस किस तरीके से करते हैं, पवन ऊर्जाओं का प्रयोग हम किस किस तरीके से करते हैं। अगले नंबर पर बात करो ऊर्जा रूपांतरण के बारे में, तो यहाँ पे ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, न बनाई जा सकती है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ये किसका नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब आपसे एकदम से पूछ देता है कि बताओ बैटरी से आप क्या समझते हैं, आप लिखोगे बैटरी एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पूछा जाए डायनमो से आप क्या समझते हैं, डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो मोटर मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप बोलोगे पंखा क्या, अच्छा बताओ पंखा क्या है पंखा मेरे भाई बताना क्या है। ठीक है, पंखा मैं तो बता रहा हूँ, इसको देते तो हम यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी देते, अरे बता ही दिया यार मैंने, देते हम इसमें क्या है विद्युत ऊर्जा देते हैं, लेकिन उससे बनती क्या है बताना। माइक्रोफोन भैया क्या करता है, माइक्रोफोन हमारी ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। जल्दी से बोलो। आगे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई जरा ये बताना, स्पीकर क्या करता है, स्पीकर भैया हमारी विद्युत ऊर्जा, जो हम उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं उसको बदल देता है किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, अगर बात करें मोमबत्ती किस तरीके की ऊर्जा है ये बताओ जरा। मोमबत्ती जो है ये किस तरीके की ऊर्जा है, ये तुम्हें एक बार मेरे भाई बता देना। ये तुम्हें सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताना है, जो जो मैंने आपसे पूछा है
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। अब चैप्टर नंबर 4 की बात तभी करेंगे। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखा नहीं पा रहे हो भाई, मुझे पता नहीं क्यों ही आप नहीं शेयर कर रहे हो। इतना बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से नोट्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ, समझाता भी हूँ एक एक चीज़ को, फिर भी भैया चलिए खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वायरल तो हो ही जाऊँगा। चलो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ में। बाय बाय।